Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our another episode of Daily Newspaper video, जहां हम रोजाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स, ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें इस वीडियो लेक्चर में ब्रीफली कवर करते हैं। सो आज है 29th ऑफ मार्च, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के अखबार में हमारे लिए कौन कौन सी न्यूज़ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के कोर सेक्टर के बारे में, बिकॉज आज एक न्यूज़ आई है विच इज़ टॉकिंग अबाउट द आउटपुट ऑफ कोर सेक्टर एंड फेब्रवरी मंथ के अंदर हमारे इंडिया के कोर सेक्टर्स जो हैं उनकी आउटपुट को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। तो देखेंगे कि इस आर्टिकल से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं, किन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो हम यहाँ पे जानेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, AFSPA is in news. Now, what is AFSPA? AFSPA is Armed Forces Special Powers Act. ठीक है। सो रिसेंटली रादर 3-4 दिनों से ही AFSPA न्यूज़ में था ड्यू टू वेरियस रीजंस, लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है, गवर्नमेंट ने, हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने AFSPA नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स के अंदर एक्सटेंड कर दिया है। तो जानेंगे कि AFSPA क्या होता है, इसके मेजर प्रोविजंस क्या हैं और क्या सिग्निफिकेंस है इसका और क्या डिबेट इसके अराउंड रहती है। तो AFSPA को लेकर हम एक ब्रीफ डिस्कशन आज के वीडियो में करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज हमारे पास एक यूनाइटेड नेशंस की एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, एक इम्पॉर्टेंट डाटा आया है विच इज़ रिलेटेड टू फूड वेस्टेज। ये फूड वेस्टेज के बारे में है। तो यूएन के अकॉर्डिंग अगर हम ग्लोबली देखें तो ग्लोबल लेवल पे हाउस होल्ड्स 1 बिलियन मील्स एक दिन में वेस्ट करते हैं। तो ये काफ़ी अलार्मिंग है, बिकॉज एक तरफ हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जहाँ पे माल न्यूट्रिशन है, हंगर है, फूड इनसिक्योरिटी है, और दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड हमारे हाउस होल्ड्स 1 बिलियन मील्स जो है एक दिन के अंदर हम वेस्ट करते हैं। तो क्या यहाँ पे हमारे पास सप्लाई चेन्स हैं, कौन कौन से ऐसे डॉट्स हैं जिन्हें हमें लिंक करना होगा, उसे हम यहाँ पे जानेंगे। एंड लास्टली, इंटरनेशनल ऑर्डर में हमारे पास एक टॉपिक है जो कि लगातार न्यूज़ में है, विच इज़ रिलेटेड टू साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चाइना और फिलीपींस की। देखिए, साउथ चाइना सी का जो एरिया है और जितने भी कंट्रीज़ इसे बॉर्डर करते हैं, चाहे वो फिलीपींस हो, मलेशिया हो, वियतनाम हो, इन सभी कंट्रीज़ के साथ चाइना का डिस्प्यूट है। एंड दिस डिस्प्यूट इज़ अराउंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट, बिकॉज ये जो साउथ चाइना सी का जो एरिया है ये रिसोर्स रिच एरिया है। तो यहाँ पे सेम डिस्प्यूट फिलीपींस और चाइना के बीच में चल रहा है। हमने हमारी लास्ट वीडियोस में देखा था कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की है फिलीपींस के साथ। एंड आज फिलीपींस ने भी एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दी है, डायरेक्टिंग इट टुवर्ड्स चाइना। अगर जिस तरह के स्टेप्स चाइना लेगा तो उसी के जैसे काउंटर रिएक्ट फिलीपींस भी करने वाला है। तो एक बड़ी स्टेटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड स्टेटमेंट फिलीपींस से आई है। एंड रिसेंट कंट्रोवर्सी जो है वो स्पार्कअप हुई है। एंड कौन सा वो एरिया है साउथ चाइना सी में जहाँ पे ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है, डिस्प्यूट जहाँ पे एस्केलेट हुआ है, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले आर्टिकल के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया के कोर सेक्टर के बारे में। देखिए, जैसे हम वर्ड बोलते हैं कोर सेक्टर, कोर इंडस्ट्रीज, ऑटोमेटिकली हम रिलेट कर लेते हैं कि ये जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है ये हमारे इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे कोर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि हमारी जो कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, कोर सेक्टर का जो आउटपुट है उसमें एक ग्रोथ आई है, या ग्रोथ का स्पर्ट आया है। अगर आप ग्राफ देखें, सो इफ़ यू विल फॉलो द ग्राफ, अब एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी % ग्रोथ आई है फेब्रुवरी मंथ में। नो, चलो एक ट्रेंड हम देख लेते हैं कि येस, फेब्रुवरी मंथ में एक 6.7% का एक हाई जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। एंड जो मेजर कोर सेक्टर के कुछ एरियाज़ हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से ओवरऑल ये एक हाई डेवलपमेंट देखने के लिए मिली है। बट अगैन, परसेंटेजेस हमने यहाँ पे याद नहीं करनी। क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया की 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं ना। मैंने आपको यहाँ पे आंसर भी दे दिया पहली बात कि जब हम कोर सेक्टर की बात करते हैं तो कोर सेक्टर में इंडिया की कुछ 8 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हम काउंट करते हैं
दैट दे आर पार्ट ऑफ इंडियाज कोर सेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो अब इनके नाम पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, उनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो रिसेंटली क्या आया है हमारे पास, रिलीज किया गया है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ICI बोल देते हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। ओके, अब यहाँ पे एक बात जानिए कि जब हम हमारी इकोनॉमी की क्लासेस में देखते हैं कि अगर हमें ये अनुमान लगाना है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रही है, तो ऐसे केस में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बिहेवियर को देखा जाता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रही है, कम हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो ट्रेंड है उसे देखा जाता है, एक बेस ईयर के साथ कंपेयर किया जाता है और उसके बेसिस पे अनुमान लगाया जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस लेवल पर हो रही है, और उस इंडेक्स को कहा जाता है IIP। ना अगर मैं यहाँ पे IIP लिख दूँ, आई होप यू विल रिकॉल द फुल फॉर्म ऑफ दिस। IIP इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है जी, सो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिए कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसका मोर देन 40%, इसका मोर देन 40% कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, हमारा कोर सेक्टर, हमारी 8 इंडस्ट्रीज। तकरीबन 40.27% का कंट्रीब्यूशन है हमारे कोर सेक्टर का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप जान सकते हैं कि कितना एक एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन कोर इंडस्ट्रीज़ का। तभी कुछ 8 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको हम बोलते हैं कि ये हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज़ की कोर हैं। हमारी टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40.27% कौन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़। अच्छा, अभी देख लेते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन पीटी के पर्सपेक्टिव से एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम IIP की बात करते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उसका बेस ईयर क्या है? What is the base year of index of industrial production? So the answer is 2011 and 2012. This is the base year. तो इस बेस ईयर के रेफरेंस के ऊपर हम मेजर करते हैं कि किस तरह का इकोनॉमिक प्रोडक्शन चल रहा है, पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन है तो कितनी कॉन्ट्रैक्शन है। सो 2011 and 12 is acting as a base year for index of industrial production. ठीक है जी, नाउ कमिंग टू द मेन एजेंडा। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सो आई होप कि रट जाए आपको कि इंडिया की कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, नाउ देयर आर 8 कोर इंडस्ट्रीज। वी हैव कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट। 3 तो ये देखो सी से शुरू हो रही हैं, कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट। ठीक है, कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, 3C। अपार्ट फ्रॉम दैट, rest we have fertilizers, refinery products, electricity, natural gas and steel. Fertilizers, refinery products, electricity, natural gas and steel. अब देखो इसको हम याद कर सकते हैं in the form of friends, in the form of friends. अब देखो friends या फिर friends मिलता जुलता है, तो मतलब मैंने तो इसको ऐसे याद किया था that there are 3C friends, 3C friends. 3C क्या है? कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट। फ्रेंड्स क्या है? फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड स्टील। सो 3C फ्रेंड्स, 3C फ्रेंड्स। इस तरीके से आप ये 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं वो याद कर सकते हैं। और आई विल रियली अप्रिशिएट इट अगर आप कमेंट सेक्शन में भी ये सारे के सारे 8 कोर सेक्टर्स के नाम याद करके लिखें। CC फ्रेंड्स, 3C फ्रेंड्स, 3Cs, कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट। फ्रेंड्स में आपका जाएगा फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड स्टील। तो अगर आपको ये याद हो गया है, प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आफ्सपा की। नो आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये न्यूज़ में है। एंड द रीज़न बीइंग, हमारी यूनियन होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने आफ्सपा की एक्सटेंशन की है इन द पार्ट्स ऑफ नागालैंड,
and Arunachal Pradesh for another 6 months. तो 6 months के लिए AFSPA को एक्सटेंड किया गया है. ओके, ना यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन परस्पेक्टिव से बनता है वो ये है कि AFSPA होता क्या है. व्हाट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. तो इसके बारे में जानते हैं कुछ ब्रीफ बातें जो हमें पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू AFSPA. सबसे पहले जेनेसिस के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से बैकग्राउंड क्या है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का. तो जब हम बैकग्राउंड देखने जाते हैं तो हमारे पास आता है कि 1942 में ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस आता है इन 1942. ना इसे इनैक्ट किया था ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज उस टाइम पे इंडिया के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था. तो क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, सब्जुगेट करने के लिए ये एक्ट लेकर आया गया जिसका नाम था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस. ठीक है, एंड यहाँ से फिर धीरे धीरे डिराइव हुआ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और इस ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाया गया इन 1958. ठीक है जी, तो इसीलिए इसी चीज़ को यूज़ भी किया जाता है कि जो AFSPA है ये तो ब्रिटिशर्स के एरा की लेजिस्लेशन है. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1947 के टाइम पे 1947-42 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, इसे सप्रेस करने के लिए इसे लाया गया, ऑर्डिनेंस के फॉर्म में लाया गया, एंड लेटली उसके बाद रिप्लेस किया गया इन द फॉर्म ऑफ एन एक्ट. एंड इसके बाद AFSPA को इवन अप्लाई भी किया गया. अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइम्स पे जो AFSPA है ये इम्पोज किया गया है. ना अगर हम यहाँ पे मेजर प्रोविजंस देखें कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स, कौन सी स्पेशल पावर्स मिलती हैं आर्म्ड फोर्सेस को, ये हमारे पास जानना ज़रूरी है. तो इस एक्ट के अंदर एक सेक्शन 3 है. ना सेक्शन 3 चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट का गवर्नर हो, उनको ये पावर देती है, उनको ये परमिशन देती है कि वो कोई यूटी है या फिर स्टेट के गवर्नर हैं, यूटी हैं तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, कि वो एक स्टेट के पूरी स्टेट को या फिर एक पर्टिकुलर एरिया को एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं. ना जब भी हम AFSPA की बात करते हैं ना, तो डिस्टर्ब्ड एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरी स्टेट या फिर स्टेट का कोई ऐसा हिस्सा उसे डिस्टर्ब्ड एरिया अगर डिक्लेयर कर दिया, कोई भी एरिया को अगर डिस्टर्ब डिक्लेयर किया जाता है. अब देखो यहाँ पे ये जो पावर है ये कॉन्करेंटली है, ये स्टेट के पास भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, ये भी याद रखेंगे. ये जब इनिशियली एक्ट आया था तब नहीं था, फिर इसकी अमेंडमेंट होती है 1972 में, जिसके बाद कि स्टेट एरियाज को कौन कह सकता है कि ये पर्टिकुलर जो है वो डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो ये पावर सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है. तो कॉन्करेंटली ये जो पावर है ये शेयर होती है. तो सेक्शन 3 में डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया किसी पर्टिकुलर एरिया में. ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 4. नाउ सेक्शन 4 आर्मी को ये पावर देता है, ये अथॉरिटी देता है कि वो किसी भी व्हीकल को रोक सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं. दे कैन इवन यूज फोर्स इवन टू द पॉइंट ऑफ किलिंग, दे कैन डिस्ट्रॉय द आर्म्स, एंड मतलब एक दे कैन मेक इवन अरेस्ट विदाउट वारंट एज वेल. तो इस तरह की जो पावर्स हैं, जो स्पेशल पावर्स जो आर्मी को दी जाती हैं, वो सेक्शन 4 के तहत दी जाती हैं. उसके अलावा सेक्शन 6 में आता है यहाँ पे कि जो भी सीज प्रॉपर्टी है, जो भी अरेस्टेड पर्सन है, दैट विल बी टर्न्ड ओवर टू द पुलिस. एंड अगर वो गुड फेथ में एक्ट करते हैं, ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट करते हैं, तो ऐसे केस में जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको प्रोटेक्शन भी दी जाती है. ठीक है, बिकॉज दे आर एक्टिंग इन द गुड फेथ टू द कंट्री, तो उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा जो भी वो एक्टिविटी करते हैं ड्यूरिंग द AFSPA, बिकॉज उनको ये स्पेशल पावर्स दी गई हैं. ठीक है, अब देखिए इस तरह के एक्ट के थ्रू जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो कहीं पे भी कोई रिबेलियन है उसे काउंटर कर पाते हैं, कहीं पे कोई इंसर्जेंसी है उसे यहाँ पे टैकल कर पाते हैं. तो इन तरह के केसेस के अंदर आर्म्ड फोर्सेस को ये स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, एंड दिस एंटायर एक्ट इज कॉल्ड एज AFSPA, द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की एक सरप्राइजिंग रिपोर्ट के बारे में. एक इंडेक्स आया है, एक इंडेक्स रिपोर्ट आई है. सबसे पहले इसका नाम याद कर लेते हैं. जो आज न्यूज़ आई है दैट इज़ अबाउट फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2024. फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2024.
इसे रिलीज़ किया है यूएनईपी ने। यूएनईपी कौन है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और साथ ही में दिस हैज़ बीन रिलीज्ड बाय रैप। नाउ रैप इज वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम। वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो जॉइंटली ये जो स्टडी है ये की गई है बाय यूएनईपी एंड रैप। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पीटी पर्सपेक्टिव से ना ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट यूएनईपी प्लस रैप ने रिलीज की है, ठीक है। और क्या कहा है इस रिपोर्ट ने कि अगर हम 2022 तक देखें तो 2022 तक ऑल ओवर द ग्लोब वर्ल्ड वाइड जो हाउस होल्ड्स हैं वो एक दिन में 1 बिलियन मील से ज़्यादा जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब हमारे पास 783 मिलियन पीपल दे आर सफरिंग विद हंगर and there is 1/3 of humanity which is facing food insecurity। और उस टाइम पे the 1 billion meals a day is being wasted by the households। ये रिवील किया है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट ने। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज कल 30 मार्च के दिन वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट, जो कि कल के दिन 30 मार्च के दिन होगा। और ऐसे केस में देखा जा रहा है कि 2022 में कुछ 1 बिलियन से ज़्यादा जो फूड है वो वेस्ट किया गया है। सो इट्स वेरी अलार्मिंग, वेरी वेरी अलार्मिंग। और जब हम देखते हैं ना कि टोटल फूड जो वेस्ट हुआ है उसमें 60% तो हाउस होल्ड लेवल पे हुआ है और फूड सर्विसेज में उसके बाद हुआ है। मतलब 60% घरों से हुआ है, हाउस होल्ड लेवल पे हुआ है। देन 28% जो आपके फूड सर्विसेज हैं वहाँ से हुआ है और 12% रिटेल में हुआ है। और यहाँ पे इस रिपोर्ट ने स्ट्रेस किया है कि अगर हमें फूड वेस्टेज को रोकना है सो वी नीड टू स्ट्रेंथन अप द डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि फूड वेस्ट को ट्रैक किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके और पॉइंट आउट किया जा सके। बहुत सारी ऐसी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रॉपर ट्रैकिंग प्रोग्रेस नहीं है, ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड वेस्टेज का जो गोल है वो पूरा नहीं हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं सो वी हैव गोल नंबर 12.3। गोल नंबर 12.3 ये है कि हमें 2030 तक हमारा जो फूड वेस्टेज है उसे हाफ करना है, आधा करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। Sustainable Development Goal 12.3, what does it say? We need to halve the food wastage by 2030। तो ऐसे केसेस के अंदर ट्रैकिंग अगर होगी, ट्रैकिंग की प्रोग्रेस होगी, तभी हम ये जो गोल है ये अचीव कर पाएंगे। एट प्रेजेंट अगर हम G20 कंट्रीज़ की बात करें तो उनमें से 4 कंट्रीज़ ऐसे हैं, जापान, यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन यूनियन, जो कि अपनी फूड वेस्टेज के जो एस्टिमेट्स हैं उनको अच्छे से ट्रैक कर पा रहे हैं एंड देयरफॉर दे आर ऑन द ट्रैक अपने गोल को अचीव करने के लिए बाय 2030। अच्छा, एक और चीज़ है, ऐसा लगता है कि शायद फूड वेस्टेज की जो प्रॉब्लम है ये रिच कंट्रीज़ की प्रॉब्लम है। नो, इस रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा नहीं है। अगर हम अनुमान लगाएं कि कितना पर कैपिटा वेस्टेज हो रही है रिच कंट्रीज़ और मिड टू पुअर कंट्रीज़ के अंदर, तो हार्डली 7 kg पर कैपिटा का डिफरेंस आता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये रिच कंट्री प्रॉब्लम है। नो, ये हर तरह के इनकम कंट्री के अंदर फूड वेस्टेज जो है वो प्रोफाउंडली हो रही है। रादर जितने ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, हॉटर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ज़्यादा फूड जो है वो जनरेट होता है, फूड वेस्टेज जो है वो जनरेट हो रही है बिकॉज फ्रेश फूड्स की कंजम्पशन ज़्यादा होती है और हाई टेम्परेचर एरियाज़ में जो कोल्ड चेन्स हैं उनकी लैकिंग की वजह से जो फूड है वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो सकता है और ख़राब होके वेस्ट हो सकता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आई है। तो अब देख रहे हैं किस तरीके से हम अभी जिससे बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इससे फूड वेस्टेज भी जो है वो इंक्रीज़ होगी। देयर इज़ अ लिंक बिटवीन फूड वेस्टेज एंड क्लाइमेट चेंज। और जितना भी फूड लॉस होता है, जो भी वेस्ट जनरेट होता है, उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी होती हैं। इट्स फूड वेस्ट की वजह से 8 to 10% ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन हो रही है। हम कभी ये सोचते ही नहीं हैं।
अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो एविएशन सेक्टर है, जो जहाज़ उड़ते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ करते हैं? आंसर इज यस। लेकिन जितनी ग्रीन हाउस गैसेज एविएशन सेक्टर रिलीज़ करता है, उससे 5 गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जो हम फूड वेस्ट कर देते हैं, इस पूरे सर्कल के अंदर रिलीज़ होती हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ से कि कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट है हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, हमारे एग्रीकल्चरल लैंड की जो आउटपुट निकल रही है वो कितने बड़े लेवल पे वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लिंक है। आप अगर मेंस में अपना आंसर लिखें तो ज़रूर इसके ऊपर बात करें, फूड वेस्टेज को लिंक करें क्लाइमेट चेंज के साथ, और इसे ग्रीन हाउस गैसेस के पर्सपेक्टिव में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिलीपींस और चाइना की। तो रिसेंटली सेकेंड थॉमस शोल, वो एरिया जहाँ पे फिलीपींस और चाइना के बीच में डिस्प्यूट रह रहा है। अब आप देखिए, ये है फिलीपीन और यहाँ पे आ जाएगा आपका चाइना, और ये है सेकेंड थॉमस शोल। बार बार यहीं पे हर किसी ना किसी तरह का इंसिडेंट आता है। अभी रिसेंटली चाइनीज़ कोस्ट गार्ड दे यूज्ड वाटर कैनन्स एंड दे इंजर्ड द फिलीपींस नेवी क्रू नियर दिस सेकेंड थॉमस शोल ओनली, और जहाँ से अगेन ये स्पार्कअप हुआ है। अब फिलीपीन के प्रेसिडेंट ने ये कहा है दैट दे विल टेक काउंटर मेजर्स। उन्होंने चाइना को ये वार्निंग दी है कि अगर वो इस तरह के एग्रेशन करते हैं सी में, सो दे विल टेक दी काउंटर मेजर्स। तो देखिए, यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है लोकेशन। लोकेशन का नाम है सेकेंड थॉमस शोल। देख सकते हैं आप, ये सेकेंड थॉमस शोल जो है ये साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। इट्स अ पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। ठीक है, अब नाउ लेट्स सी, इसको डिटेल में देख लेते हैं। ओके जी, नाउ यू कैन सी दिस इज चाइना, ये है साउथ चाइना सी, और ये है फिलीपींस, और ये जो आपको डॉटेड एरिया नज़र आ रहा है, दिस इज सेकेंड थॉमस शोल। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट हैं स्पार्टली आइलैंड्स। नाउ अब आपको फेमिलियर लग रहा होगा स्पार्टली आइलैंड्स। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डिस्प्यूट, तो स्पार्टली आइलैंड्स की बात आती है। दिस रिप्रेजेंट्स यहाँ पे फिलीपीन जो है, फिलीपींस ये क्लेम करते हैं बिकॉज फिलीपींस ने लेट 1990s के अंदर सेकेंड थॉमस शोल को एक्वायर कर लिया था। लेकिन जो है चाइना जो है वो कहते हैं कि नहीं, जो मेजॉरिटी ऑफ साउथ चाइना सी है इंक्लूडिंग सेकेंड थॉमस शोल, उसके ऊपर किसका ओनरशिप है? चाइना की। बिकॉज ये जो आप यहाँ पे रेड लाइन देख रहे हैं, इसे चाइना कहता है 9 लाइन। तो चाइना को एक सपना आता है जिसमें वो कहते हैं कि नहीं भाई, हिस्टोरिकली ये 9 लाइन तक कौन एक्सटेंड करता था? चाइना। तो यहाँ तक किसका क्लेम होना चाहिए? हमारा क्लेम होना चाहिए। तो यहाँ से आता है डिस्प्यूट। हालांकि 2013 के अंदर फिलीपींस ने चाइना के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन भी की थी इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन द हेग, जिसमें चाइना के क्लेम्स की लीगैलिटी को चैलेंज किया गया था। और उस टाइम पे भी कोर्ट का जो रूल आया था वो फिलीपींस के फेवर में ही था, बट चाइना रिजेक्टेड द रूलिंग। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो सेकेंड थॉमस शोल वाला एरिया है, ये जो स्पार्टली आइलैंड्स हैं, यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। इससे पहले 1995 में चाइना ने, यहाँ पे आप देख रहे हैं मिस्चीफ रीफ आपको दिख रही होगी, बिल्कुल सेकेंड थॉमस शोल के पास, दिस इज द मिस्चीफ रीफ, इसको एक्वायर कर लिया था। एंड अब देखो मिस्चीफ रीफ कितना पास में है सेकेंड थॉमस शोल के, तो इससे फिलीपींस ने अपने सेफ्टी कंसर्न्स को रेज किया, और बार बार हम देखते हैं कि चाइनीज़ अपनी एग्रेशन इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर शो कर रहे हैं। सो लेट्स सी किस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। कोई बड़ा इवेंट अगर होता है तो हम इसको फॉलो करते रहेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं सो प्लीज़ टू लाइक एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।